हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी लैम्प। आज का हमारा चैप्टर है राज्य, राजा और एक प्राचीन गणराज्य, जो कि एनसीईआरटी की किताब क्लास 6 के हिस्ट्री की किताब हमारे अतीत का चैप्टर नंबर 5 है। और गुड न्यूज़ क्या है? गुड न्यूज़ ये है कि इस चैप्टर में सिर्फ कहानियाँ हैं। वैसे तो अन्य एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से ये कहानियाँ नहीं हैं, काम की इन्फॉर्मेशंस है, लेकिन सामान्य तौर पर देखें तो इसमें वैसा कोई फैक्ट बहुत ज़्यादा भारी भरकम नहीं है जिसे कि याद रखने की आवश्यकता है। इस चैप्टर में पढ़ने और समझने का कंटेंट ज़्यादा है, याद रखने का कंटेंट बहुत कम है। तो मुश्किल से 5-7 सवाल तैयार किए हैं मैंने इस चैप्टर से, जो मैं लास्ट में आपको करवाऊंगा। तो अगर आपके पास समय की कमी है, कहानियाँ नहीं सुनना चाहते हैं, सीधे सवालों की तरफ जाना चाहते हैं, तो वीडियो के लास्ट के 5 मिनट को देखें। और अगर आप 10 मिनट एक्स्ट्रा टाइम देकर के कहानी को भी सुनना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, जो कि काम की बात ही है, तो वीडियो को कंटिन्यू करें। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर एक बालक का फोटो है, उसका नाम है शंकरन। शंकरन को यहीं बैठने छोड़ देते हैं, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर एक सवाल है कि कुछ लोग शासक कैसे बने। ठीक है, कुछ लोग शासक कैसे बने, एक सवाल यहाँ पर है। तो यहाँ पर यह है कि लगभग 3000 साल पहले राजा बनने की प्रक्रिया में कुछ परिवर्तन आया। जैसे पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा था कि कुछ लोग राजा बनते थे कैसे, जन यानी लोगों को द्वारा चुनने के बाद। लेकिन लगभग 3000 साल पहले इसमें चेंज आया और राजा लोग बनने जो लगे उसकी प्रक्रिया में चेंज आया। अब जो है राजा यज्ञों का आयोजन करके राजा के रूप में प्रतिष्ठित हो गए। कौन से यज्ञ? अश्वमेध यज्ञ। फिर से मैं बताता हूं, अश्वमेध यज्ञ। इसमें एक घोड़े को राजा के लोगों की देखरेख में स्वतंत्र विचरण के लिए छोड़ दिया जाता था। मतलब कि अश्वमेध यज्ञ में होता था कि कोई एक राजा होता था, वो अपने लोगों की देखरेख में, निगरानी में एक घोड़े को अन्य राज्यों में छोड़ देता था। तो किसी अन्य राज्य के राजा द्वारा या उसके आदमियों द्वारा अगर उस घोड़े को रोका गया तो फिर उस राज्य के राजा को युद्ध करना पड़ता था। अगर नहीं रोका, चुपचाप जाने दिया, मतलब कि जिस राजा ने घोड़ा छोड़ा है उसको स्वीकार कर लिया, अपना राजा मान लिया। तो इस तरह से अश्वमेध यज्ञ के द्वारा साम्राज्य का विस्तार राजा लोग किया करते थे। इसके बाद घोड़े छोड़ने की प्रक्रिया के बाद एक यज्ञ का आयोजन होता था, उसमें हवन पूजन वगैरह होता था। जिस राजा ने मान लिया कि आप राजा हैं, उनको बुलाकर के उन्हें बैठाया जाता था कि आइए पूजा पाठ में आप भी बैठिए। चलिए, यहाँ पर ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। हमारे लिए इम्पोर्टेंट यहाँ पर ये समझना है कि इस समय उत्तर भारत में खासकर गंगा जमुना क्षेत्र में कई ग्रंथ रचे गए थे। कब? लगभग 3000 साल पहले। ऋग्वेद के रचे होने के कारण ये उत्तर वैदिक ग्रंथ कहे जाते हैं। देखिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्या है। ऋग्वेद जो है उसकी रचना जिस समय हुई थी, ये आधा ग होगा, यहाँ पर मैंने पूरा लिख दिया। ऋग्वेद की रचना जिस समय हुई थी उसे कहा गया वैदिक काल। वैदिक काल क्यों कहा गया? क्योंकि इसमें वेद की रचना हुई थी। कौन से वेद की? ऋग्वेद की। तो दोनों देख लेते हैं कि जिस समय ऋग्वेद की रचना हुई उस कारण उस काल को वैदिक काल कहते हैं। और पूछेगा कि ऋग्वेद की रचना कब हुई? तो वैदिक काल में हुई। अब वेद हमारे यहाँ कितने हैं? 4 हैं। ठीक, ऋग्वेद की रचना जो हुई 1 नंबर की, वो ही ऋग्वैदिक काल में। बाकी के जो 3 बच गए, कौन कौन? सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, इनकी रचना उत्तर वैदिक काल में हुई। ठीक है, और इन वेदों में क्या था? अनुष्ठान था, पूजा पाठ विधि और सामाजिक नियम बताया गया था। बहुत ही घटिया किस्म के सामाजिक नियम थे। ठीक है, उसमें क्या था कि वर्ण व्यवस्था की बात की गई थी, अलग अलग वर्णों की बात की गई थी। पुरोहितों ने लोगों को 4 वर्णों में विभाजित किया था, जिन्हें वर्ण कहते हैं। प्रत्येक वर्ण का काम निर्धारित किया गया था। ब्राह्मण का काम था पूजा पाठ करना, शासकों यानी क्षत्रियों का काम था युद्ध करना, लोगों की रक्षा करना,
तीसरे स्थान पर व्यापारी कृषक थे, उनका काम था व्यापार करना। और चौथे स्थान पर शूद्र आते थे, जिनका काम था ऊपर के 3 वर्णों की सेवा करना, ऐसा बताया था पुरोहितों ने। और यहाँ पर दिलचस्प बात यह है, देखने वाली बात यह है कि चाहे वो किसी भी वर्ण की महिला हो, सभी महिलाओं को शूद्र ही माना गया था और महिलाओं तथा शूद्रों को वेदों का अध्ययन करने का अधिकार प्राप्त नहीं था। तो ये उस समय की सामाजिक व्यवस्था थी, लगभग 3000 साल पहले की उत्तर वैदिक काल की सामाजिक व्यवस्था। लेकिन हमारा चैप्टर है राजा, राज्य और एक प्राचीन गणराज्य। यहाँ पर 3 जो है राज्य की बात, राज्य कैसा होता था, राजा कैसे चुने जाते थे, और एक प्राचीन गणराज्य कौन सा। आइए आगे देखते हैं। यहाँ पर एक टर्म दिया हुआ जनपद। जनपद का मतलब क्या होता, एक सेकेंड, ये क्या हुआ, जनपद, जनपद का मतलब क्या हुआ, ये बार बार तंग कर रहा है। ओके, तो जनपद का मतलब क्या हुआ, जनपद का मतलब होता था, जनपद का शाब्दिक अर्थ बसने की जगह, जहाँ पर लोग बसते थे। जैसे आज के टाइम पे हम लोग राज्य बोलते हैं, जिला बोलते हैं, उत्तर प्रदेश में जनपद का मतलब जिला होता है, ठीक है। तो उस समय जनपद मतलब प्राचीन समय में लोगों के बसने की जगह, और उसी में कुछ लोग ज़्यादा मतलब बहुत बड़ा समूह हो गया जहाँ पर बहुत सारे लोग बस गए, तो वो कहलाया महाजनपद। ये महाजनपद काल कब का था, लगभग 2500 साल पहले, ठीक है। तो ये जनपद और महाजनपद के बारे में बताएगा कि मानचित्र 4 पेज नंबर 49 में देख सकते हैं। तो आइए यहाँ पर देखते हैं, मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ आपके लिए, कौन कौन से जनपद और महाजनपद है। देखिए यहाँ पर आपको दिखेगा हस्तिनापुर, ठीक बीच में भारत के, यहाँ पर कौशाम्बी, यहाँ पर वैशाली, उसके नीचे मगध, और इधर पश्चिम की तरफ थोड़ा सा उज्जैन, और ये तक्षशिला जो कि वर्तमान समय में पाकिस्तान में है। हमारे देश के एक प्रधानमंत्री हैं ज्ञानी बाबा नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने एक बार पटना में ही भाषण देते हुए कहा था कि बिहार में तक्षशिला विश्वविद्यालय है, था या जो भी है। तो अब जो ये तक्षशिला विश्वविद्यालय है वो बिहार में नहीं है, अब ये पाकिस्तान में पड़ता है। उन्हें जानकारी नहीं थी, उन्हें जानकारी ना भी हो तो चलेगा, वो प्रधानमंत्री हैं और हम लोग विद्यार्थी, हमें जानकारी रखनी है। ओके, तो चलिए अब फिर आगे बढ़ते हैं। जनपद और महाजनपद यहाँ पर हो गया। अब यहाँ पर ये बताया गया है कि लगभग 3000 साल पहले जब उत्तर वैदिक काल था तो राजा अस्थाई सेना रखने लगे थे, वेतन के साथ। इसके पहले जो सेना होती थी, सैनिक होते थे, वो किसान होते थे, समय पड़ने पर युद्ध करते थे और बाकी समय में खेती करते थे। लेकिन लगभग 3000 साल पूर्व में समय आते आते जो राजा होते थे वो अस्थायी तौर पर सेना रखना शुरू कर चुके थे, परमानेंट सैनिक, यानी कि सेना के रूप में नौकरी की शुरुआत हो गई थी। अब यहाँ पर एक दीवार का फोटो दिया गया है, कहाँ का है, तो कौशाम्बी जिले का, उत्तर प्रदेश का। देखिए कितना ऊंचा दीवार यहाँ पर है, देख सकते हैं। इस तरह के दीवारों के साथ जो महाजनपद के राजा होते थे वो किलों का निर्माण करते थे अपनी सुरक्षा के लिए, महल बनवाते थे और महल के चारों तरफ किले होते थे, किले में सैनिक होते थे जो पहरा दिया करते थे। चलिए अब यहाँ महत्वपूर्ण पॉइंट है, कर, टैक्स। महाजनपदों के राजा विशाल किले बनवाते थे और बड़ी सेना रखते थे, इसलिए उन्हें प्रचुर साधनों की आवश्यकता होती थी, इसके लिए कर्मचारी भी चाहिए था। अब राजा को जो लोग गिफ्ट देते थे उससे काम नहीं चल पाता था, तो इसके लिए उन्होंने क्या किया, टैक्स की शुरुआत की। टैक्स देने वाले सबसे ज़्यादा लोग कौन थे, तो सबसे ज़्यादा किसान थे। उस समय किसान प्रधान समाज था, कृषि प्रधान समाज था, तो सबसे ज़्यादा टैक्स किसान दिया करते थे। उसके बाद श्रमिक मतलब कि कारीगर दिया करते थे, जैसे बुनकर, लोहार, सोनार आदि, ठीक है। तो ये समय था उस समय का। अब देखिए उत्तर वैदिक काल में कृषि में बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ था। क्या परिवर्तन हुआ था, अब फाल जो है, फाल मतलब हल जिससे खेत जोते जाते थे, लोहे के बनने शुरू हो गए थे। इसके पूर्व हमने देखा था कि सिंधु घाटी सभ्यता में लोहे का आविष्कार नहीं हुआ था
लोग तांबे का हल बनाया करते थे या फिर लकड़ी का या हड्डी का। लेकिन लोहा तो बहुत कठोर होता है और लोहे का जब हल बनाया जाना शुरू हुआ तो खेती में तेजी आई, ज़्यादा उत्पादन शुरू किया गया। चलिए, तो हमारा चैप्टर जो था राज्य, राजा और एक प्राचीन गणराज्य। तो प्राचीन गणराज्य की तरफ हम बढ़ रहे हैं, राज्य की तरफ अब बढ़ते हैं। राजा हमने पढ़ लिया, अब बढ़ते हैं राज्य की तरफ। राज्य कौन सा? तो मगध। ये रहा अपना मगध। गंगा और सोन जैसी नदियां मगध से होकर बहती थी। ये यातायात, जल वितरण और जमीन को उपजाऊ बनाने के लिए महत्वपूर्ण थी। सही बात है, नदियां जहां पर होंगी वहां पर नाव चलाना आसान होगा, एक जगह से दूसरे जगह जाना आसान होगा, पानी पीने के लिए पानी मिल जाएगा और ज़मीन उपजाऊ रहेगी नदियों के आसपास की खेती करने के लिए। तो ऐसे ही क्षेत्र में था मगध। कौन सी नदियाँ? गंगा और सोन। मगध में 2 शक्तिशाली शासक हुआ करते थे, बिंबिसार और अजातशत्रु। उसके बाद लगभग 2300 साल पहले मैसिडोनिया का राजा सिकंदर विश्व विजय करना चाहता था। सिकंदर का नाम सभी ने सुना होगा, फिल्म देखी होगी, जो जीता वही सिकंदर। अगर अभी तक आपने ये फिल्म नहीं देखी है तो आज ही जाकर देखें, अगर यूट्यूब पर अवेलेबल है तो। आमिर खान, आयशा जुल्का की फिल्म है जो जीता वही सिकंदर। बहुत ही शानदार फिल्म है, ज़रूर देखनी चाहिए। ओके, तो यहाँ पर जब सिकंदर भारत आया था तो सिकंदर की जो सेना थी वो मगध में घुसने से इनकार कर दी। क्यों? क्योंकि उन्हें डर था कि भारत के शासकों के पास पैदल, रथ और हाथियों की बहुत बड़ी सेना थी। सही बात है भाई, हाथियों की सेना कहाँ से थी? तो जंगल से हाथियों को पकड़कर उन्हें ट्रेनिंग दे करके सेना में भर्ती किया जाता था। ठीक है, भर्ती नहीं किया जाता था, उन्हें सेना में रखा जाता था। हाथी जंग में यानी युद्ध में बहुत सारे सैनिकों को तो पैरों से कुचल कर मार दिया करते थे। और लोहे का आविष्कार हो गया था तो हथियार, तलवार भाले भी बहुत तेज तेज बनने लगे थे। चलिए, अब हमारा चैप्टर जो है, हमारा चैप्टर क्या है? राज्य, राजा और एक प्राचीन गणराज्य। तो प्राचीन गणराज्य की तरफ हम बढ़ चुके हैं। वो प्राचीन गणराज्य है वज्जी, यहाँ आप देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर एक शब्द है गण। गण का मतलब होता है कई सदस्यों वाला एक समूह। ठीक है, और यहाँ पर है संघ, तो कहेंगे कई गणों का जो संगठन हुआ वो हो गया संघ। अब इसकी कहानी क्या है कि मगध एक शक्तिशाली राज्य बन गया था। ओके, फिर मगध के नज़दीक ही एक राज्य था वज्जी, जिसकी राजधानी थी वैशाली, बिहार में। यहाँ की जो शासन व्यवस्था थी वो थोड़ी अलग थी। आपने पढ़ा होगा पूरे विश्व का सबसे प्राचीन गणतंत्र हमारे बिहार में था, वैशाली में था, जिसे लिच्छवी गणराज्य कहते थे। आपने पढ़ा होगा। तो इसमें सिस्टम क्या था कि कई संघों के कई शासक इसमें होते थे, सभी लोग एक साथ शासन करते थे, सभी व्यक्ति राजा ही होता था, एक दूसरे का सम्मान करते थे, एक दूसरे के साथ तालमेल बिठा करके शासन करते थे। जैसे आज के समय में हम देखें भारत में तो कह सकते हैं राज्यों का जो समूह है भारत, तो सभी राज्य के मुख्यमंत्री होते हैं, सब मिलजुल करके एक दूसरे से तालमेल बिठा करके शासन व्यवस्था चलाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है कि वज्जी संघ का यह वर्णन दीर्घ निकाय से लिया गया है। दीर्घ निकाय एक प्रसिद्ध बौद्ध ग्रंथ है जिसमें बुद्ध के कई व्याख्यान दिए हुए हैं। इन्हें करीब 2300 साल पहले लिखा गया था। ठीक है, तो अगर सवाल पूछा जाएगा कि वज्जी संघ का वर्णन कहाँ मिलता है तो बौद्ध धर्म ग्रंथ दीर्घ निकाय में। चलिए फटाफट अब आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर एक एक्स्ट्रा दिया गया है एथेंस के बारे में। एथेंस में जो शासन व्यवस्था थी लगभग 2500 साल पहले, इसे प्रजातंत्र या गणतंत्र कहते हैं, उसके बारे में दिया हुआ है। अब ये हमारे काम का नहीं है और हमारा ये चैप्टर फटाफट खत्म हो गया। मजा आया? यहाँ पर कुछ उपयोगी शब्द दिए हुए, फटाफट देख ले। राजा, राजा मतलब जो राज्य करता था, अश्वमेध यज्ञ करता था, अश्वमेध हो गया। वर्ण मतलब 4 वर्णों का विभाजन किया गया था। जनपद लोगों के रहने की जगह। महाजनपद बड़ा जनपद, विशाल जनपद को महाजनपद कहेंगे, महा मतलब बड़ा। किलेबंदी राजा अपनी सुरक्षा के लिए किले बनवाते थे।
सेना, इस समय में सेना अस्थायी हो गई थी वेतन पर। टैक्स, निर्माण कार्य करने के लिए राजा को साधनों की ज़रूरत थी तो उन्होंने टैक्सेशन शुरू किया। पौधरोपण, अब वो पौधे भी लगाया करते थे। गण अथवा संघ, गण मतलब हुआ लोगों का समूह और संघ मतलब हुआ समूहों का समूह, ठीक है। और प्रजातंत्र, ये एथेंस के बारे में दिया हुआ है, ये हमारे काम का उतना नहीं है। चलिए तो फटाफट मैं लेके चलता हूँ आपको आज के कुछ क्वेश्चनेयर की तरफ। बहुत ही छोटा सा ये होगा, तो जिन्हें सिर्फ एग्ज़ाम की तैयारी करनी है वो सिर्फ यहाँ से देखना शुरू कर सकते हैं, फटाफट 2 मिनट में काम हो जाएगा। ये मैंने क्या कर दिया, जो ऊपर में हेडिंग लिखा हुआ है वो गलत लिखा गया है, इसको ना पढ़ें। ये खुशहाल गांव और समृद्ध शहर जो है वो गलत लिखा हुआ है। हमारा चैप्टर वही है, राजा, राज्य और एक प्राचीन गणराज्य, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इसको छोड़ देते हैं हेडिंग को, चैप्टर 8 का ये हो गया है। चलिए फटाफट देखते हैं आज के चैप्टर का क्वेश्चन क्या है। तो सबसे पहला सवाल ये है कि, एक सेकेंड ज़रा हरा वाला ले लूँ, हाँ, सामवेद, अथर्ववेद एवं यजुर्वेद की रचना किस काल में की गई थी? सामवेद, अथर्ववेद एवं यजुर्वेद की रचना किस काल में की गई थी? उत्तर वैदिक काल में। और ऋग्वेद की रचना कब की गई थी? वैदिक काल में। नेक्स्ट, उत्तर वैदिक काल में महिलाओं की सामाजिक स्थिति किसके समान थी? शूद्रों के समान थी। उन्हें भी पूजा पाठ में बैठने का अधिकार नहीं था, वेदों का अध्ययन करने का अधिकार नहीं था। जनपद, जनपद मतलब लोगों के बसने की जगह। महाजनपद हो गया तो महाजनपद, बड़े बड़े जनपद को महाजनपद कहते थे। महाजनपद काल कितने वर्षों पूर्व था? तो लगभग 2500 वर्षों पूर्व। अब यह है गण का अर्थ क्या? तो सदस्यों वाला समूह, जिसमें एक समूह जिसमें बहुत सारे सदस्य होते थे वो था गण। संघ, संगठन या सभा। अब ये जो गण का जो समूह होता था तो गणों के समूह को संघ बोलते थे। और सबसे लास्ट, वज्जी संघ का वर्णन कहाँ मिलता है, किस पुस्तक में मिलता है? तो वो मिलता है दीर्घ निकाय में। बौद्ध ग्रंथ जो है दीर्घ निकाय, उसमें मिलता है वज्जी संघ का वर्णन। वज्जी संघ कहाँ पर था? मगध के ठीक ऊपर में था। इसका जो हेडक्वार्टर था, यानी कि जो केंद्र था, वो था राजधानी वैशाली में था। तो चलिए आज का हमारा चैप्टर खत्म हुआ। उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। तो फिर मिलते हैं कल नेक्स्ट चैप्टर में। नमस्कार, जय हिंद।